Hello students, welcome to this new video, and in this video we are going to discuss about federalism, second chapter in political science, and this is the second part of the chapter. In this chapter we are going to discuss how is federalism practiced in India, कैसे फेडरलिज्म को लागू किया गया, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इस पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बड़ा जरूरी है, लेकिन सिर्फ वही जरूरी नहीं है, बल्कि फेडरलिज्म के लिए एक रेस्पेक्ट और हम कह सकते हैं कि मिलजुल कर रहने की इच्छा, एक दूसरे का सम्मान और साथ साथ डाइवर्सिटी के लिए जो हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं इतने, उसके लिए रेस्पेक्ट ये भी बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कैसे फेडरलिज्म हमारे यहाँ प्रैक्टिस में लाया गया। सबसे पहला जो हम कह सकते हैं फेडरलिज्म का एक टेस्ट था, एक इसकी परीक्षा थी कि भाषा के आधार पर स्टेट्स क्रिएट किए जा रहे थे। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टेट्स को क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ स्टेट, सबसे पहला स्टेप था फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ पर दो तरह के स्टेट्स क्रिएट किए गए और पहला था लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हम देखते हैं कि 1947 से लेकर 2006 तक हमारे देश में कई जो स्टेट्स हैं उनका क्रिएशन हुआ, कईयों के नाम बदल गए, कईयों की बाउंड्रीज बदल गई और कई लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे देश में बने, भाषा के आधार पर स्टेट्स बने, जैसे बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ऐसे कई स्टेट्स हमारे देश में हैं। और इसमें ऐसा हुआ कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहेंगे। कई ऐसे हमारे लीडर्स थे जिनको, नेशनल लीडर थे जब हम आजाद हुए, तो उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि हम लोग भाषा के आधार पे जो स्टेट्स क्रिएट कर रहे हैं तो आगे चल के झगड़े बढ़ जाए, भाषा के आधार पे देश का डिसइंटीग्रेशन हो जाए। लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ और लिंग्विस्टिक स्टेट्स के क्रिएशन ने फेडरलिज्म को मजबूत ही किया। दूसरा जो हम देख रहे हैं कैटेगरी स्टेट का, वो है स्टेट्स बेस्ड ऑन कल्चर, इथनिसिटी एंड जियोग्राफी। इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे स्टेट्स बने और ये इसलिए किया गया कि डिफरेंट कल्चर को सरवाइव करने में, उनको भी फ्लोरिश करने में मदद मिल सके। तो इस तरह से फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट किया गया स्टेट्स का क्रिएशन करके। दूसरी जो परीक्षा थी फेडरलिज्म की हमारे देश में, वो थी लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और इस देश में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए, और हिंदी का जो रोल था आजादी की लड़ाई में वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया और इसके साथ साथ हमारे देश में पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई। जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग थे उन्होंने इसको अपोज किया और उनके विरोध को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम और भी दूसरे भाषाओं को जो दूसरे स्टेट से बोली जाती हैं उनको नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे और इस तरह से हमारे देश में 21 अदर लैंग्वेजेस को भी नेशनल लैंग्वेज की कैटेगरी में ले आया गया और हिंदी और अदर 21 लैंग्वेज मिला के टोटल 22 नेशनल लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर ली गई। इसका क्या फायदा हुआ लैंग्वेज पॉलिसी का, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका फायदा ये है कि अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन के लिए होने वाले किसी एग्जाम में अपीयर होने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, तो वो किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह से कई ऐसे स्टेट्स हैं हमारे देश में जिनका अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है
और उनके राज्य में सारा काम उसी ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। हिंदी को इम्प्लीमेंट करने के सवाल पे हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत सावधानी से कदम आगे बढ़ाए। इंग्लिश का यूज ऑफिशियल पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 1965 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन दूसरे राज्यों ने, दूसरी भाषा बोलने वालों ने ये डिमांड किया कि नहीं, ऑफिशियल काम जो है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, इसलिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ये परमिशन दे दिया गया कि ऑफिशियल पर्पस के यूज के लिए इन दोनों भाषाओं में काम होगा। तो उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज की जाने लगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, अभी भी वो चाहते हैं कि हिंदी को प्रमोट करें, हिंदी को आगे बढ़ाएं, लेकिन इसके जबरदस्ती हम किसी पे हिंदी को इम्पोज ना करें, नहीं तो हमारी भी हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगी और हमारा देश ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ये हमारी लैंग्वेज पॉलिसी, जिसमें हम लोगों ने 22 लैंग्वेजेस को अपना नेशनल लैंग्वेज बनाया। इसके बाद हम आ रहे हैं इस सेंटर स्टेट रिलेशन में। फेडरलिज्म को मजबूत करने का सबसे बड़ा फैक्टर है ये, सबसे बड़ा एस्पेक्ट है ये कि सेंटर स्टेट रिलेशन जितना ही मजबूत होगा, फेडरलिज्म उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन इसका सक्सेस डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टीज हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो इस अरेंजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं, इस पे इसका सक्सेस डिपेंड करता है। क्योंकि पावर शेयरिंग का ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है फेडरलिज्म। तो ये पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसके लीडर पे डिपेंड करता है। हमने देखा आजादी के बाद कई सालों तक एक ही पार्टी सेंटर और स्टेट में जब रूल करती थी तो उस समय क्या सिचुएशन था। अगर सेंटर और स्टेट में दोनों जगह सेम पार्टी का रूल है तो रिलेशन बढ़िया रहता था, और अगर डिफरेंट पार्टी रूल है तो रिलेशन अच्छा नहीं होता था। सेंटर में बैठी पार्टी ये चाहती थी कि स्टेट में रहने वाली पार्टी को किसी तरह से डिसॉल्व कर दें और अपनी सरकार बनवा लें। लेकिन बाद में ये सिचुएशन चेंज हुआ, और ये सिचुएशन चेंज हुआ 1990 के बाद। इस चेंज के पीछे एक वजह थी कि बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जिस्टेंस हो गया। उस ऐसा दौर चला कि किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिलने बंद हो गए, और उसकी मजबूरी हो गई कि वो रीजनल पार्टी का साथ ले, और इस तरह से एक नए एरा की शुरुआत हो गई, एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई। एक नया कल्चर लेकर आया पावर शेयरिंग का, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ा। तो इस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशन मजबूत हुआ, और जब कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट को इसलिए भी नहीं गिरा सकती थी अपनी मर्जी से, क्योंकि वहां जो पार्टी रूल करती है हो सकता है वो पार्टी उनके सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी साथी हो। तो इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन मजबूत भी हुआ और फेडरलिज्म भी मजबूत हुआ। अब हम लोग आते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इंडिया में, इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेट है, हमारा देश भारत बहुत बड़ा एक कंट्री है, और यहाँ कई ऐसे स्टेट्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज के बराबर है, और यहाँ सिर्फ 2 ही लेवल गवर्नमेंट की बात हो रही थी। तो यहाँ तो बिल्कुल जरूरी था कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन हो और एक 3rd लेवल गवर्नमेंट भी यहाँ पर बने। तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा हम लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन के डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा कि जब पावर
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर जब लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, सो इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. क्यों जरूरत पड़ी इसकी? इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसका महत्व क्या था? तो हम देखें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था लोकल गवर्नमेंट होना, क्योंकि कि जो लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो लोकल लेवल पे बेस्ट सेटल हो सकते हैं, अच्छे ढंग से सेटल हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं. दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो लोकल लोग होते हैं उनको अपने लोकल प्रॉब्लम की बहुत अच्छी जानकारी होती है. उसके बाद उनको एक बेटर आइडियाज होता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कैसे चीजों को मैनेज करना है अच्छे ढंग से, ये भी उनको आइडिया बड़ा अच्छा होता है. जब ऐसा लोग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो एक तरह से वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है कॉमन पीपल के लिए, जो आगे चल के उनके काम आ सकती है कि जब वो स्टेट पॉलिटिक्स में या जब वो नेशनल पॉलिटिक्स में शिरकत करते हैं, तो उसमें ये ट्रेनिंग उनको हेल्प कर सकती है. और सबसे बड़ा जो कारण हम देखते हैं कि इट लाइटन्स द बर्डन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बोझ को ये बहुत कम कर देता है. डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए बहुत जरूरी था. हमारे देश में जो है वो लोकल गवर्नमेंट तो बन गई थी, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम था, उनके पास ना पावर था ना उनके पास पैसा था. यहाँ तक कि इलेक्शंस भी ठीक ढंग से नहीं होते थे, रेगुलर नहीं होते थे. तो उसका कोई मतलब नहीं था उस लोकल गवर्नमेंट का. उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, एक्ट ऑफ 1992. एक्ट ऑफ 1992 एक बहुत बड़ा स्टेप है डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूत करने में. इसके मेन प्रोविजंस को देखने के बाद ही हमको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं. सबसे पहला है कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट का. इसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन करवाए. सीट्स रिजर्व होने चाहिए एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. कम से कम 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए. और स्टेट गवर्नमेंट को अपना पावर और अपना फंड लोकल बॉडीज के साथ शेयर करना चाहिए. ये स्टेप लिया गया टू स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. ये एक बहुत बड़ा स्टेप था. लोकल गवर्नमेंट हमारे देश में दो तरह की होती है, हम लोग जानते हैं. एक रूरल एरिया में जिसको हम लोग कहते हैं पंचायती राज सिस्टम. ये 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है. विलेज लेवल पे विलेज पंचायत, ब्लॉक पे पंचायत समिति, इसको कई नाम से जानते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद. अर्बन एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो भी 3 लेवल की होती है, नगर पंचायत, म्युनिसिपलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो इसके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, इसके इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद में इसके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं जो लोकल गवर्नमेंट को रन करते हैं. हमारे यहाँ इसके लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत और म्युनिसिपलिटी मिला के, जो कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है. तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये डेमोक्रेसी को मजबूत करती है. हालांकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे उनको सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन इससे हमारे देश का फेडरलिज्म बहुत मजबूत हुआ है. तो इस वीडियो में इतना ही. इस तरह से हम लोग फेडरलिज्म का चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं. उम्मीद है कि ये काफी हेल्प करेगा. तो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच.